हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आईपीओ के मार्केट में यानी कि प्राइमरी मार्केट में एक और आईपीओ आने वाला है और उस आईपीओ में जो कंपनी दस्तक देने वाली है वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। इस आईपीओ के बारे में जानेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो कंप्लीट एनालिसिस इसमें देखेंगे और ये जानेंगे कि ये आईपीओ आपके लिए कैसा है, क्या इसमें आप अपनी गाड़ी कमाई लगा सकते हैं या इसको छोड़ना ही उचित होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करना ना भूलिए क्योंकि ये आपके पैसे की बात है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है यानी कि ये जो बैंक है ये भारत का के पुराने प्राइवेट बैंकों में से एक है। जो भी बैंक भारत में पुराने काम करते हैं ये भी पुराने बैंक में से एक है। ये है कि अभी ये साउथ में रिस्ट्रिक्टेड है, ये ज्यादातर इनकी ब्रांचेस जो है साउथ इंडिया में है, बाकी जगहों पर भी इनके ब्रांचेस हैं। लेकिन अब क्योंकि अब लिस्टिंग हो जाएगी इसकी, तब ये ज्यादा हमें लाइमलाइट में होते हुए दिखाई देगी। ये एज हम जानते हैं कि ये बैंक है तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हुए नजर आते हैं और इनके जो कस्टमर होते हैं वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं और इसके साथ साथ रिटेल कस्टमर्स भी इनके टारगेट में होते हैं और साथ साथ गांव में, विलेज में जो रूरल मार्केट होता है वहां पर एग्रीकल्चरल कस्टमर्स इनके टारगेट में होते हैं। 509 ब्रांच टोटल आज तक इन्होंने 509 ब्रांच खुले हुए हैं। 31 मार्च तक के ये आंकड़े हैं। इसमें से 106 जो ब्रांच है वो रूरल है, 247 ब्रांच सेमी अर्बन है, 80 ब्रांच अर्बन है और 76 ब्रांच इन्होंने मेट्रोपॉलिटन जो सेंटर्स हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, इस तरह के जो शहर है वहां पर खोल रखे हैं। कस्टमर बेस इनका 5.08 मिलियन है। उसमें से 79.78% जो कस्टमर्स हैं वो 5 साल से ज्यादा के पुराने कस्टमर्स हैं, यानी कि जो कस्टमर का जो पैट्रोनेज है, इनके प्रति जो वफादारी है कस्टमर की, वो ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इस कंपनी का कोई भी आइडेंटिफाइड प्रमोटर नहीं है क्योंकि ये कंपनी प्रोफेशनली एक मैनेज्ड कंपनी है। तो ये एक कंपनी के साथ एक आप ये देख सकते हैं कि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती है, बिना प्रमोटर के वो काम करती हैं। और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये तो एक एडेड एडवांटेज होता ही है। फ्रेंड्स, अब आते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल को समझते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो साल 2019-20 में 28 रुपए 61 पैसे, साल 2020-21 में 42 रुपए 34 पैसे और साल 2021-22 में 57 रुपए 67 पैसे इसकी ईपीएस हो जाती है। तो ये आप ईपीएस देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अच्छा ईपीएस है और साथ में एक ग्रोइंग फेज में ईपीएस है। वैसे भी आईपीओ तभी लाया जाता है जब आप 3 साल कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस ग्रोइंग फेज में कर दिए रहते हो। जो अपर प्राइस है इनका और उससे अगर हम ईपीएस को कंपेयर करें, यानी कि अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालें तो वो 9 रुपए 10 पैसे होता है। तो वैल्यूएशन कंपनी जो है अच्छा लेके आ रही है। अपर प्राइस बैंड इसका जो है वो अभी हम लोग देखेंगे, ये 525 रुपए है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ साल 2019-20 में 10.24%, साल 2020-21 में 13.17% और साल 2021-22 में 15.40%, यानी 10% का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ था वो बढ़ करके अब हो गया 15%, जो कि एक हेल्दी साइन है। टोटल एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स 42,758 करोड़, 2020-21 में ये हो जाता है 47,527 करोड़ और 2021-22 में 52,858 करोड़। ये इस कंपनी का टोटल एसेट्स है। टोटल रेवेन्यू की बात की जाए कि इन्होंने कितना सेल किया, 2019-20 में 3,992.53 करोड़ का सेल्स था, जो कि साल 2020-21 में बढ़ करके 4,253.4 करोड़ हो जाता है और उसके बाद साल 2021-22 में 4,656 करोड़ 44 लाख रुपए हो जाता है। यानी 3900 करोड़ से 3 साल के बाद आप देखते हैं कि वो 4600 करोड़ रुपए के आसपास इनका सेल हो जाता है। तो इसमें भी वृद्धि देखी गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो साल 2019-20 में 464.89 करोड़, 2020-21 में 654.04 करोड़ और 2021-22 में 901.9 करोड़। तो ये प्रॉफिट आपको डबल होते हुए 3 साल में
दिखाई दे रहा है। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 2019-20 में 3,979.65 करोड़, 2020-21 में 4,579.98 करोड़ और 2021-22 में 5,335.71 करोड़। इसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ आप देखिए कि रिजर्व एंड सरप्लस 2019-20 में 3,837.14 करोड़, 2020-21 में 4,437.47 करोड़ और 2021-22 में 5,193.2 करोड़। इसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए आपको दिख रही है। 3,837 करोड़ रुपए से आज 3 साल के अंदर 5,193 करोड़। बैंक है, बैंकिंग सेक्टर में किसी भी बैंक का जो हेल्थ होता है, उस हेल्थ को नापने का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि उस बैंक ने जितने लोन्स दिए हैं उसमें से कितने लोन जो है वो बैड लोन हो गए, अब वो वापस नहीं मिलने हैं। तो उसका 2 पैरामीटर होता है, एक है GNP और दूसरा है इसमें GNPA 1.69% है और NNPA जो है वो है 0.95%। तो 1% से कम अगर आपने अपना NNPA कर रखा है तो ये एक हेल्दी साइन होता है किसी भी बैंक के लिए। ये जो इशू है वो 831 करोड़ रुपए का है, 831 करोड़ 60 लाख रुपए का, और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है क्योंकि एज आई सेड की कंपनी प्रमोटर है ही नहीं, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, तो ये पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, बैंक के पास जाने वाला है। अब इस पैसे का करेंगे क्या? यूज करेंगे इस पैसे को बैंक के टियर 1 कैपिटल बेस को मजबूत करने के लिए और बैंक को कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो जरूरत होगी भविष्य में उसके लिए, यानी साफ है कि बैंक के विकास के लिए इन पैसों का प्रयोग होगा। आईपीओ के बारे में जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं ताकि आपको यहाँ जो भी डेट वगैरह है वो कंफर्म हो जाए। 5 सितंबर को ये आईपीओ खुलेगा, क्लोजिंग डेट 7 तारीख होगी, यानी 5 से 7 3 दिनों के लिए आपको यहाँ रेडी रहना होगा। फेस वैल्यू जो आईपीओ की होगी वो 10 रुपए की है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड 500 रुपए से लेकर 525 रुपए के बीच में रखा गया है। एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आप 1 लगा सकते हैं और जब आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे तो 28 शेयर्स आप लगाएंगे और उसके लिए 14,700 रुपए आपको लगेंगे। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं 364 शेयरों के लिए और उसके लिए आपको देने होंगे 1,91,100 रुपए। तब तक आप रिटेल हो जाएंगे क्योंकि 2 लाख से ऊपर आप HNI में चले जाते हैं। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 13 सितंबर को आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में रिलीज कर दिया जाएगा। क्रेडिट जो है, अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 14 तारीख को ये शेयर आपके डीमैट खाते में दिखने लगेंगे और आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 15 सितंबर को। ये जो शेयर है ये ऑफर किया जा रहा है 75% QIB को, NII को 15% और रिटेल कैटेगरी में 10%। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस कंपनी के यानी तमिलनाडु बैंक के पीयर कंपैरिजन की, यानी कि कौन कौन से नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस कंपनी को के इस कैटेगरी में कंपनी को टक्कर देते हैं। अब अगर बात करें RBL बैंक एक ग्रोइंग बैंक है। इस बैंक का जो पी है आज के डेट में वो है 14 रुपए 52 पैसे। फेडरल बैंक की बात करें तो इसका पी है 11 रुपए 20 पैसे। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो इसका पी है 16 रुपए 67 पैसे। DCB बैंक की बात करें तो इसका पी है 8 रुपए 39 पैसे। करूर वैश्य बैंक की बात करें तो इसका पी है 7 रुपए 15 पैसे और साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसका पी है 11 रुपए 70 पैसे। तो ये कुछ ऐसे बैंक हैं जो छोटे बैंक है, साउथ इंडियन बैंक भी हैं इसके अंदर ज्यादा, और इनका भी पी आप देख सकते हैं। जो कि तमिलनाडु बैंक है उसका पी 9 रुपए प्लस है, तो उसी के आसपास आपको उसी रेंज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए करूर वैश्य बैंक की जो पी है वो 7 रुपए 15 पैसे है और वहां से रेंज करता हुआ ये RBL बैंक 14 रुपए 52 पैसे है। फेडरल बैंक जो कि आप देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला जिसमें इन्वेस्ट किया था उसका 11 रुपए 20 पैसे ही है, अभी भी पी इसका ज्यादा नहीं है। तो मोर और लेस उसी रेंज में ये इसका पी भी मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आईपीओ का जो प्राइस इन्होंने रखा है ये काफी सोच समझ के रखा हुआ है कि इनके जो नियरेस्ट जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये जो बैंक्स हैं, इनके साथ इनका कॉम्पिटिशन है और उसी के रेंज में इन्होंने इसका वैल्यूएशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुद्दे की बात तो ये है कि अब क्या करें, अप्लाई करें या जाने दें। तो जाने देंगे कैसे? बैंक अच्छा है, बैंक के जो भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो GNPA की बात करें और NNPA की बात करें, ये दोनों पैरामीटर पे बैंक ओके है। क्योंकि अगर आप इनके कंपैरिजन में बाकी बैंकों को देखेंगे तो
उन बैंकों के जो GNPA हैं और NNPA हैं वो बढ़े हुए हैं। खाली जो आपका फेडरल बैंक है उसने मैनेज करके अच्छे से रखा हुआ है। बाकी पैरामीटर में चाहे वो EPS की बात करें, चाहे वो PE की बात करें, या और भी जितने भी फ्रंट हैं, रेवेन्यू की बात करें, सभी रेवेन्यू में बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। पिछले 3 साल में जो भी इनके डेटा हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लसेस, एवरीथिंग। तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल जो बैंक का है उसमें बैंक को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या इसको लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहिए? इसको लिस्टिंग गेन के लिए भी हम कंसीडर कर सकते हैं, इसके लिए ओके है। इसको हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए भी ये ओके है। तो ये बैंक दोनों ही लिहाज से, ये जो IPO है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा देने वाला है और साथ में लिस्टिंग गेन भी इस IPO में आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल ये एक IPO एक अच्छा IPO है जिसमें आप निवेश अपने निवेशक सलाहकार की मदद से करने की सोच। फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इस IPO के बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस पता चली होगी और आप इस IPO के बारे में अपनी राय बनाने में सफल हुए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।